फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन प्रक्रिया। और इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा, क्योंकि ये दो पार्ट्स में हम लेकर के आएंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संविधान के प्रमुख संशोधन। तो ये दो पार्ट्स इसके हो सकते हैं और मैक्सिमम 3 पार्ट्स हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 पार्ट्स और मैक्सिमम 3 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यूं तो इस टॉपिक को, जितना भी संविधान का जो टॉपिक है, मैं पहले टच कर चुका हूं इन्हें, लेकिन अब हम इसे विस्तार से देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि जो संविधान संशोधन है उसको हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार से हम संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। जब मैं आपको नम्य और कठोर संविधान पढ़ा रहा था तो उस समय में मैंने आपको पढ़ाया था कि संविधान संशोधन के जो तरीके हैं उसके आधार पर ही किसी देश का संविधान कठोर या फिर नम्य हो सकता है। तो वहां पर मैंने आपको थोड़ा सा इसका एक टच दिया था और उसके बाद में मैंने बोला था कि इसे हम बाद में देखेंगे, इसे विस्तार से हम करेंगे। तो अब वो समय है कि अब इसे हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा कंफ्यूजिंग कैसे, जब ये आगे चलेगा तो आप भी। अगर हम सामान्यतः इसे देखेंगे तो बहुत आसान है। सामान्यतः कैसे देखेंगे कि ठीक है भाई, संविधान संशोधन 2 तरीका से हो सकता है। एक तरीका है जो 368 के तहत होगा, दूसरा तरीका है जो 368 के अलावा हो सकता है। ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन संविधान के अलग अलग प्रावधानों में, क्योंकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, अगर आप इसे देखेंगे तो किसी एक आर्टिकल से संबंधित ये है नहीं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, बल्कि 4 तरीका मैं आपको इसमें बताऊंगा। 4 आर्टिकल का हम रेफरेंस लेंगे जहां पर आपको इन संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र मिलेगा और उसके आधार पर हम ये अनुमान लगाएंगे कि संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। क्योंकि यहीं से अगर ये आता है तो फिर आपको ये टिपिकल होना शुरू हो जाएगा कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो इसके 4 तरीके आपको इसमें स्पेशल से 4 तरीका आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट में, पहले आप इसे देखेंगे, पहले वाले में आप देखेंगे कि मेजॉरिटी के आधार पर भारत का जो संविधान संशोधन है वो 4 तरीका से कर सकते हैं आप। पहला क्या है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। दूसरा क्या है? इफेक्टिव मेजॉरिटी। तीसरा क्या है? सिंपल मेजॉरिटी। और चौथा क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये जो 4 संवैधानिक संशोधन है उनके आधार पर अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 249 यानी कि आर्टिकल 249 में आपको स्पेशल मेजॉरिटी का प्रावधान दिखते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, मेरे हाथ में है ये बेयर एक्ट, आपके पास में भी होगा। ये बेयर एक्ट सबके पास होना चाहिए, जो भी बच्चे यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। ये मेरे पास पुराना है, अगर आपके पास नया है तो बेहतर है, और नया होना चाहिए आपके पास। तो इसमें हम 249 के अंदर देखेंगे कि 249 के अंदर लिखा हुआ क्या है। एक बार इसमें मैं 249 के अंदर आपको पढ़कर के ऐसा बताता हूं 249 के अंदर है क्या। टू 249 के अंदर आप इसे देखेंगे तो यह है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का संसद की शक्ति। यानी कि जो इसका जो 249 है, यहां से लिखा क्या है, आपके पास अगर बेयर एक्ट है आप इसे खोल लेंगे और आप इसमें 249 आर्टिकल 249 पर जाकर के आप देखेंगे तो लिखा हुआ है राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उनके संबंध में राष्ट्र हित, यानी कि अगर राष्ट्र का हित वहां पर निहित है तो राष्ट्र के हित निहित होने की वजह से संसद को एक शक्ति प्राप्त होती है जो उस पर कानून बना सकती है। ये है 249। इसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। उसके बाद आपका स्पेशल मेजॉरिटी एक और आता है, वो आता है 368 के अंतर्गत। 368 आप तो इससे तो वाकिफ होंगे आप अच्छे तरीका से। एक स्पेशल मेजॉरिटी जब हम तीसरे तरीका से हम देखेंगे तो एक स्पेशल मेजॉरिटी आती है आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ये 368 के अंदर आती है, प्लस इसमें रेटिफिकेशन हो जाएगा। और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 61। तो अगर आप आर्टिकल 61 और देख लें, जैसे कि मैंने आपको 249 बताया है, 61 आप देखेंगे इसमें तो 61 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाए। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट न हो जो कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना के पश्चात ही प्रस्तावित हो। समझ गए आप? तो ये हम देखने वाले हैं। और अगर आप इस तरीका से देखते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी, इनके तहत
तहत किस तरीका से हम संवैधानिक संशोधन करते हैं वो, अगर ये जब बात आती है तब थोड़ा टिपिकल हो जाता है। अगर मगर एक जब हम साधारण बात करते हैं, जब हम सामान्य तौर पर बात करते हैं, तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान में संशोधन तरीके। अब जब हम इसे देखेंगे, आप इसे एक बार देखना, तरीके मैंने आपको बताए थे कितने तरीके हैं। सामान्यतः दो तरीके आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहला है आर्टिकल 368, और ये जब हम 368 की बात करते हैं तब हम स्पेशल मेजॉरिटी की हम बात करते हैं, और दूसरा है 368 के अलावा, 368 के अलावा। ये दो तरीका से हम संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं। अगर हम 368 के अलावा की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि साधारण बहुमत से संशोधन। जब हम 368 के अलावा की जब बात करते हैं तो यहां क्या कहते हैं हम, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। और जब हम अनुच्छेद 368 के तहत बात करते हैं तब हम क्या कहते हैं, विशेष बहुमत। और दूसरा इसमें कहते हैं संसद के से विशेष बहुमत, और आधे से अधिक विधानसभाओं का समर्थन भी उसे हासिल हो। दूसरा जैसे मैंने आपको बताया था, मैं इसे ओपन करके आपको बताऊंगा। इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, और वास्तव में कंफ्यूजिंग ये है भी, ऐसा नहीं है आसान है भी ये कंफ्यूजिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंफ्यूजन होता ही है बच्चों को। दूसरा तरीका एक तो होगा विशेष बहुमत। जब हम विशेष बहुमत की बात करते हैं तो हम 2/3 की बात करते हैं। और जब हम 2/3 की बात करते हैं तो हम कौन से स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, और जितना टोटल है उसके 2/3 से कम ना हो, ये याद रखना। मैं ऐसा भी आपको बताऊंगा। तो एक तो विशेष बहुमत होगा। आज जब हम साधारण बहुमत की बात कहते हैं तो हम सिर्फ सिंपल में कहते हैं कि भाई 1/2 + 1, यानी कि आधे से अधिक की हम बात करेंगे। ठीक। तो दूसरा क्या है कि तो विशेष बहुमत होना चाहिए, प्लस आधी विधानसभाओं का आधी विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थित। यानी कि समर्थन। तो इस तरीका से दूसरा ही हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया कि ये साधारण बहुमत है, ये इससे बताया। अब अगर हम साधारण बहुमत की बात करेंगे, क्योंकि हम इसमें प्रश्न जो है अलग अलग तरीका से बनते हैं। अब आपको यह भी दे सकता है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत, और 4 आपको दे देगा, उसमें से कहेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा संशोधन है जो 368 के अंतर्गत आएगा, या ऐसा इनमें से कौन सा संशोधन है जो साधारण बहुमत से हो सकता है, या इनमें से जो आपको देगा कि विशेष बहुमत और आधे से अधिक विधानसभाओं का जो अनुसमर्थन है वो कौन से संशोधन में लगेगा। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम विशेष बहुमत की बात करते हैं तो हम विशेष बहुमत की बात करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम 2 तरीका से संशोधन करेंगे, और 368 के अलावा हम सिंपल मेजॉरिटी से। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि साधारण बहुमत क्या है और विशेष बहुमत, और ये होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये अलग अलग टर्म है इसके अंदर। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, पहला कि संशोधन के जो प्रकार हैं अलग अलग आर्टिकल्स में अगर हम देखते हैं तो 4 प्रकार से आपको दिखने के लिए मिलेंगे। पहला क्या है, पहला देखेंगे आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, चारों को आप लिखेंगे। पहला है हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। दूसरा आप लिखेंगे इसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। तीसरा हम देखेंगे सिंपल मेजॉरिटी, और चौथा है स्पेशल मेजॉरिटी।
स्पेशल मेजोरिटी। तो ये 4 तरीका की मेजोरिटी हो गई। अगर हम इनके प्रावधान भी देख लेते हैं साथ ही साथ, जैसे स्पेशल मेजोरिटी है वो कहां पर है, स्पेशल मेजोरिटी जो है वो कितने तरीका की है, वो जैसा कि मैंने आपको बताया। स्पेशल मेजोरिटी जो है, अगर हम इसको अलग अलग करके देखते हैं एक बार, तो स्पेशल मेजोरिटी को मैंने जैसा आपको बताया, एक तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 प्लस आधे से अधिक विधानसभाओं की अनुमति, और एक और देखेंगे आप आर्टिकल 61। तो इस तरीका से, तो अब हम पहला जो टर्म दिया हुआ है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है इसे देखेंगे अभी हम। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और आप इसे एब्सोल्यूट लिख लेंगे हिंदी में भी, देवनागरी लिपि में आप इसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी लिखेंगे। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब यह है कि जितना भी 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जितना होगा वो होगा उसका क्या होगा इसका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। समझे इसे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है? आप इसे अपना नोट्स मेरे साथ तैयार कर रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे आशा कर सकता हूं। यानी कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मतलब क्या है? 2 हाउस है, आप जानते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो उनका जो भी होगा उसका 50%, मोर देन 50%, नहीं 50% प्लस 1, आप ऐसा कह सकते हैं। तो मोर देन 50%। उदाहरण के लिए हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एग्जांपल में आप देखेंगे कि जो लोकसभा का जो मेंबरशिप है वो कितना है? 4 यानी कि 545 यानी कि 545। तो जो लोकसभा है का स्ट्रेंथ कितना है? टोटल का स्ट्रेंथ है 545। अब इसका आधे से अधिक का क्या मतलब होगा? यहां पर आधे से अधिक का मतलब है आधा करो पहले इसका और प्लस 1 कर देंगे, तो इसका कितना आएगा? टोटल 273। यानी कि अगर आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करते हैं तो टोटल 545 का आप आधा कर दीजिए तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपकी हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना हुआ लोकसभा का? 273। यानी कि 273 वोट अगर पड़ते हैं उसके फेवर में और बचे हुए अगेंस्ट में पड़ते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। 273 उसे चाहिए, यानी कि इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। लेकिन अधिकतर जो लोकसभा के जो बिल होते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से नहीं होते। उसका मतलब क्या है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। आप पहले इन्हें जान लीजिए, पहला है एब्सोल्यूट मेजोरिटी और दूसरा है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है? आपने एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब देख लिया। अब इफेक्टिव मेजोरिटी का क्या मतलब है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस उसका 50%। इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस और उसका 50%। इसका मतलब है जितने भी मेंबर हैं उनमें से जितनी वैकेंसी खाली है उन्हें आप हटा देंगे और उसका जो आधे से अधिक बचेगा वो बचेगा क्या? फिर आपका स्ट्रेंथ, यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी। इसका मतलब क्या है? आप इसे पहले लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला आप लिख लेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ये है इसका फॉर्मूला, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है, अच्छा इसका कितना चाहिए उसे? 50% प्लस वन ये चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा में कितना है? 545।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें क्या है, मानो 45 सीटें क्या है, खाली हैं, ऐसा हम मानते हैं, वेकेंट है, यानी कि 45 क्या है, वैकेंसीज हैं इसके अंदर, वेकेंट है। तो बचा कितना, अब 545 में से 45 लेस कर देंगे तो बच गया कितना, 500, 500 बच गया। अब 500 का कितना हो जाएगा, आधा, कितना हुआ 250, और 250 में एक और जोड़ देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 251, यानी कि 251 सीट आपको, यानी कि वोट आपके फेवर में है और बाकी अगेंस्ट में है, तो भी आप उसे इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करा लेंगे। इसी को आप राज्यसभा में भी देख सकते हैं। अगर राज्यसभा की हम बात करें, राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में कितना है, जैसा आप जानते हैं 245 सीट है टोटल, और इनमें से सपोज करें कि आपको 45 वेकेंट है, 45 क्या है, वेकेंट है, तो 245 में से 45 लेस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 200, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1, यानी कि 101 चाहिए उसको इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए राज्यसभा में। ये राज्यसभा के लिए मैंने बताया आपको। राज्यसभा के लिए आपको 101 जो उसके फेवर में चाहिए और बाकी अगेंस्ट में होंगे तो भी आपका बिल जो है वो पास हो जाएगा। अब आप इसे देखेंगे कि कहां कहां पर ये जो मैंने आपको बताया है ये है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है अगर आप साधारण बहुमत की अगर हम बात करते हैं तो ये होती है। ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पर, क्योंकि मैं ये अभी आपके साथ देखे लेता हूं क्योंकि इससे प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, टिपिकल प्रश्न बनेगा जब भी बनेगा कि ऐसा कौन कौन सा केस है जहां पर इफेक्टिव मेजोरिटी यूज्ड होती है या होनी चाहिए। तो कौन कौन सा वो केस है आप यहां पे लिख भी लेंगे। ऐसे जहां इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रयोग होता है। ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पर इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रयोग होता है, आप लिखेंगे इसे। पहला कौन सा है, वाइस प्रेसिडेंट को अगर आप राज्यसभा से रिमूव करना चाहते हैं, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा आर्टिकल 67B के तहत, तो इसका जो प्रयोग है कहां पर होगा, यानी कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम राज्यसभा, और आर्टिकल किसके तहत आएगा, 67B के तहत। दूसरा आप देखेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति को अगर आप राज्यसभा से निकालना चाहते हैं या उन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो भी आपको इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। दूसरा आप देखेंगे, अगर आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा उनको अगर आप हटाना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लागू होगा, लोकसभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, तब भी आपको इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए उनको वहां से हटाने के लिए। क्लियर है ये वाली बात। अब मैंने दो केस आपको बता दिए, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है और लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके स्पीकर्स को हटाना है, तो भी आप इसका प्रयोग करेंगे। इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रश्न बन सकता है, याद रखना इसे। तीसरा मैंने आपको बताया था सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, यानी कि प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग, यानी कि जब हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग की हम बात करते हैं, तो उनका 50% से अधिक। तो इसका फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट और वोटिंग का मोर देन 50% +1। बोलो यहां तक समझ में आ गया आपको। तो तीसरे तरीका का जो हमारा है वो है सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी का मतलब है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50 +
परसेंट। इसका मतलब क्या होता है, जितना यानी कि जितना भी हमारा दिनों दिन का जो पार्लियामेंट का कार्य होते हैं, अगर वहां पर वोटिंग की बात आती है तो ये वाली जो सिंपल मेजोरिटी है उसका प्रयोग अधिकांशतः वो करते हैं, दिनों दिन के जो भी दैनिक बिजनेस है उनका उसे करने के लिए। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर लोकसभा का हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो 545 है, 545 में से मान के चले 45 क्या है, एब्सेंट है, वेकेंट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एब्सेंट है, तो 45 एब्सेंट है। और 100 ने क्या कर दिया है, अब्सटेंड कर दिया है, 100 ने क्या कर दिया है, अब्सटेंड, यानी कि वो उन्होंने वोटिंग किया नहीं है, वो आए नहीं है। तो कितना बचता है, 45, इसमें से 400 बचेगा। अब 400 का 50% कितना बचेगा, 200, और 200 में एक जोड़ देंगे तो 201। इसका मतलब है सिंपल मेजोरिटी का लिए क्या चाहिए, इसका क्या हमने बताया, प्रेजेंटेड वोटिंग। उदाहरण के लिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊंगा कि 545 लोकसभा की स्ट्रेंथ है, अब वो कहता है कि भाई 45 क्या है, 45 ने वॉकआउट कर गए, मतलब वोटिंग से यानी कि प्रेजेंट नहीं है, तो 45 प्रेजेंट नहीं है, तो कितना बच गया, 500। अब 500 जो बचा है उनमें से क्या करा है, कुछ ने एब्सटेंड कर दिया, यानी कि वोटिंग नहीं करी। मैंने सपोज करो 100 ने वोटिंग करी ही नहीं, अगर 100 ने वोटिंग नहीं करी तो कितना बच गया, 400। अब 400 का आप आधा करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 201, यानी कि 201 लोग इसमें लगेंगे, यानी कि 201 लोग बोलेंगे यस तो वो बिल हो जाएगा पास, और बाकी जो होंगे वो बोलेंगे नो तो वो हो जाएगा फेल। समझ गए आप, यानी कि पास होने के लिए 201 की सिंपल मेजोरिटी आपको चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे केस हैं जहां पर सिंपल मेजोरिटी लगती है, तो इसका इसमें साथ ही साथ देख लेते हैं कि प्रश्न यहां से ही बनेगा तो क्या आवश्यकता लिखेंगे आप। इसके लिए पहला है सिंपल मेजोरिटी की, पास करना होगा अगर ऑर्डिनरी, मनी और फाइनेंशियल बिल, यानी कि कौन कौन सा बिल, साधारण यानी कि ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, दूसरा आप देखेंगे इसमें कोई भी नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन जो आता है, एडजॉर्न मोशन और सेंसर मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारे जो मोशन होते हैं इनमें भी कौन कौन से मोशन है, टू पास, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, सेंश्योर यानी कि निंदा मोशन, निंदा के लिए जो प्रस्ताव आता है, कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि विश्वास प्रस्ताव हो, अविश्वास प्रस्ताव हो, निंदा प्रस्ताव हो, कोई सा भी प्रस्ताव हो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इसे याद कर लेना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा ये आपको। तीसरा देखेंगे, तीसरा है रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा। अगर उसका हम रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अगर हम करते हैं तो लोकसभा में इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता है। इन लोकसभा ऐसा कहां से हमें संदेश मिलता है, यह है आर्टिकल 67B। आर्टिकल 67B आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको ही मिलेगा। एक और आप लिख लेंगे इसमें, इसको आपको याद कर लेना है, गीता कुरान की तरह इसे पढ़ लेना है क्योंकि इससे प्रश्न आएगा। अगर प्रश्न आएगा तो फिर आप इधर उधर ना देखें और आपको परेशानी ना हो, इसीलिए मैं इसे इतनी ज्यादा अच्छे तरीका से करा रहा हूं, तो उसे अच्छे तरीका से ही आपको करना है। चौथा है
फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगाना है तो भी आपको सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, पांचवा है, अगर स्टेट इमरजेंसी लगाना है, स्टेट इमरजेंसी के लिए क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आगे। प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट में अगर स्टेट इमरजेंसी लगानी है यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो भी आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा में होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं, उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता है। यानी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा में हो, डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य की विधानसभा में हो या लोकसभा में हो तब भी इससे हो जाएगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट, 7th पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर द आर्टिकल 368 अगर आता है तो उसके रेटिफाई के लिए स्टेट के लिए केवल सिंपल मेजोरिटी होती है, स्टेट की जो विधानसभाएं होती है वहां पर। याद रखना, जो मैंने आपको पहला जो बताया था कि 368 के अंतर्गत दो तरीका से संशोधन होते हैं, एक तो होता है स्पेशल मेजोरिटी से और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों की उसमें अनुमति लगती है। तो जब वो अनुमति लगती है तो वहां पर जो स्टेट की लेजिस्लेशन होती है उसके अंदर ये आधे से अधिक यानी कि सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है। इसमें आप लिख लेंगे, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाते हैं उस समय पर आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 368, ये मैंने आपको बताया दो तरीका से इसमें होता है, एक होता है सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्य की विधानसभाओं की अनुमति लगती है। जब वो अनुमति देते हैं तो उस विधानसभा में किससे होता है, सिंपल मेजोरिटी से। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब चौथा है हमारा स्पेशल मेजोरिटी, चौथा पॉइंट है हमारा स्पेशल मेजोरिटी। चौथा है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, अब जब स्पेशल मेजोरिटी की हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 4 तरीका की होती है। ये अपने आप में कितने तरीका की होती है, इसके 4 तरीका होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो मैंने आपको बताया स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जो आर्टिकल 249 के अंतर्गत, तो स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249 के तहत। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368। स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन। स्टेट रेटिफिकेशन और वो भी किससे होता है, आप जैसा मैंने आपको बताया सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी। और चौथा है, पहला मैंने आपको बताया, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 प्रकार से होती है स्पेशल मेजोरिटी। आर्टिकल 61 के तहत।
तो ये हम 4 प्रकार की जो ये होती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल स्पेशल मेजोरिटी ऐसा 249 के तहत किस तरीका से होगी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। 249 के तहत आप देखेंगे कि 2/3 मेजोरिटी से जो भी प्रेजेंट हो और वोटिंग कर रहे हो उनका 2/3 चाहिए। अगर वो 2/3 से होता है तो वो होता है स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है स्पेशल मेजोरिटी के विषय में, वो आप लिखेंगे अभी यहां पर। स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249 के तहत, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका फॉर्मूला आप लिख लेंगे। इसका है 2/3 ऑफ, लिखेंगे इसका 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर है ये वाली बात, यानी कि 2/3 जो मेंबर हैं जो प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3 चाहिए। तो आर्टिकल 249 के तहत क्या हो जाएगा, ये स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि उदाहरण के लिए 245 मेंबर है राज्यसभा में, 245 मेंबर का अगर आप निकालेंगे 2/3 तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। 150 लोग हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या है कि सपोज करो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वॉकआउट भी कर जाएंगे, ठीक है, या फिर आप इसमें ऐसे भी देख सकते हैं कि ओनली 150 लोग ही इसमें लगेंगे। अगर 150 लोग इसके फेवर में वोटिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा बिल पास। तो अगर 249 के तहत आता है, 249 के तहत अगर हम कर रहे हैं संशोधन, तब ये आपको लगेगा 150 मेंबर किसमें, राज्यसभा के अंदर। क्लियर है ये वाली बात आपको, हाँ। तो ये हो जाएगा। अगर स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड एज पर आर्टिकल 249 कितना हो जाएगा इसके अंदर, इसमें भी आप देख लें एक बार। अगर हम यहां पर देखते हैं कि 2/3 मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, अब हम उदाहरण के लिए एक राज्यसभा का उदाहरण ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल हम राज्यसभा का ले लेते हैं। राज्यसभा में क्या है, 245 मेंबर हैं, सपोज करो 245 मेंबर हैं। अब 245 मेंबर्स में से सपोज करो कि कुछ जो लोग हैं वो वॉकआउट कर जाते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। वो लोग हैं सपोज करो 100 लोग हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हैं 100 लोग हैं। तो 100 लोगों में इसमें से क्या कर दिया, वॉकआउट कर दिया, तो 100 लोग इसमें से हटा लेंगे तो बचेंगे कितने, 150। अगर 150 लोग बचते हैं तो इसका 2/3 आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसका 100। और 100 मैंने जैसे बताया कि 50 से ज्यादा चाहिए तो कितना हो जाएगा 101। तो राज्यसभा में अगर 249 के तहत हम संशोधन चाहते हैं तो हमें चाहिए 101 लोग इसका अगर यस करते हैं तो ये बिल हो जाएगा पास। और ऐसे कौन कौन से केस हैं जो इसके तहत आते हैं, जो इसके तहत आते हैं 249 कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम एम्पावर करना चाहते हैं पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ इन स्टेट लिस्ट के जो विषय हैं उन पर अगर हम पार्लियामेंट को चाहते हैं कि वो उन पर कानून बनाए, ये मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा अलग से, तब आपको इस तरीका की यानी कि 249 के तहत ही एक स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स आज हमने इसमें देख लिया है। अब ये 3 जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया 2 लेक्चर तो इस पर आने ही आने हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है कम से कम 2 पार्ट, मैंने बताया कम से कम 2 पार्ट में आएगा, लेकिन मैक्सिमम ये 3 पार्ट में जाने वाला है। तो 3 पार्ट में हम इसे समाप्त कर लेंगे, क्योंकि जो कार्य करें थोड़ा तसल्ली से करें, मेरा ऐसा मानना है। तो इत्मीनान के साथ में हम ये समाप्त करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 प्रश्न तक यहां से बन सकते हैं अगर आप स्टैटिक और करंट दोनों पार्ट को लगा करके चलेंगे। तो आप इसका रिवीजन करें, 1 बार 2 बार वीडियो देखें, हाथ से नोट्स बनाएं, क्योंकि ये बहुत जटिल टॉपिक है अपने आप में। तो एक बार आप मेरे साथ अगर इसे समझ लेते हैं, धीरे धीरे से इसे करेंगे तो 3 वीडियो में हम इसे समाप्त करेंगे। आपको ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ और अपने चाहने वालियों के साथ, सबके साथ शेयर करना है। और हिंदी माध्यम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ये चैनल है, आप जानते हैं इसे। तो फ्रेंड्स इसे देखें, लोगों तक इसे शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतजार करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।